नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा is a kind of algebra in which we make calculation with values true or false. In Boolean algebra, basically we deal with logical statements. Logical statements are those statements which can be answered in true or false. यानी ऐसे स्टेटमेंट जिनका आंसर हम हाँ ना ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट। लाइक इफ आई एम सेइंग सन राइजेस इन द ईस्ट, फॉर दिस स्टेटमेंट वी कैन आंसर इन ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। बट इफ आई एम सेइंग एट व्हाट टाइम सन राइजेस, इस स्टेटमेंट का आंसर हम ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट से वही स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका जवाब हम हाँ ना ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं। अब बुलियन अलजेब्रा में बार बार एक बड़ी स्टेटमेंट को लिखना तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट को एक नाम दे देते हैं एंड दैट नेम इज नोन एज लॉजिकल वेरिएबल। लॉजिकल वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू लॉजिकल स्टेटमेंट। अब हमारे कैलकुलेशन में बहुत सारे लॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम दो लॉजिकल वेरिएबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, देन इट इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। इफ वी ज्वाइन लॉजिकल वेरिएबल with the help of logical operator, then it will be known as compound statement. Now, what are the logical operators? In Boolean algebra, basically we have three operators: not, and, or. जब हम दो स्टेटमेंट्स को इन ऑपरेटर की हेल्प से ज्वाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। बुलियन अलजेब्रा में हम लॉजिकल वेरिएबल्स की वैल्यू को और उनके रिजल्ट को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं ट्रूथ टेबल। व्हाट इज ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल इज द टेबल विच हैव ऑल द पॉसिबल वैल्यूज फॉर लॉजिकल वेरिएबल्स एंड देयर आउटकम्स। यानी आपके ट्रूथ टेबल के अंदर क्या इक्वेशन में यूज होने वाले सारे लॉजिकल वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज और जो उनका रिजल्ट आएगा वो स्टोर होता है। ट्रूथ टेबल में बेसिकली रोज एंड कॉलम्स होते हैं। एक ट्रूथ टेबल में कितनी रोज होंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन इक्वेशन। अगर मेरी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं देन देयर विल बी 4 रोज। अगर 3 वेरिएबल हैं देन देयर विल बी 8 rows. How we find it out? Number of rows in a truth table is equivalent to 2 raised to power n, where n is the number of variable. Like मुझे दो वेरिएबल हैं a b, इनके लिए ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करनी है। दो वेरिएबल हैं 2 raised to power 2 4, यानी हमारे ट्रूथ टेबल में 4 रोज होंगे। अब लॉजिकल वेरिएबल्स के लिए पॉसिबल वैल्यूज हम कैसे फिल करते हैं? जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि लॉजिकल वेरिएबल वो होते हैं जिनके पास वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स यानी ये बाइनरी फॉर्म है। अगर हमें दो वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज देखनी है जो हमें मालूम है कितनी है, 0 से 3 तक, टोटल हमारी 4 वैल्यूज हो जाती हैं। अब ये 0 to 3 हम नॉर्मल नंबर्स में स्टोर नहीं करेंगे, किस में स्टोर करेंगे, बाइनरी फॉर्म में। अब नंबर को बार बार बाइनरी में कन्वर्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देती हूँ। दो वेरिएबल है ए बी, राइट मोस्ट से स्टार्ट करते हैं। राइट मोस्ट कौन है, बी। एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1। नेक्स्ट ए, बी में कितने किया था हमने, 1 टाइम 2, 1 टाइम फॉल्स। 1 का डबल कितना होता है, 2। ट्वाइस फॉल्स ट्वाइस ट्रू, ऑलवेज बिगिंस विद फॉल्स। अगर मेरे पास एक वेरिएबल और होता तो 2 का डबल कितना होता, 4। यानी नेक्स्ट कॉलम में हम 4 बार फॉल्स और 4 बार ट्रू यूज करते। ये तो हुआ कि हम ट्रूथ टेबल के अंदर कैसे वैल्यूज को फिल करते हैं। अब बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। मैंने आपको बताया था वी हैव 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। एंड को इंडिकेट करते हैं डॉट से, और को इंडिकेट करते हैं प्लस से, और नॉट को इंडिकेट करने के लिए 3 सिंबल्स हैं। अगर वेरिएबल के नाम के ऊपर बार सिंबल है इट इज नॉट,
वेरिएबल के नाम के आगे टिल्ड सिंबल है तो भी हमारा क्या कंसिडर होगा, नॉट ऑपरेटर। और वेरिएबल के नाम के बाद अगर अपोस्ट्रोफी सिंबल है तो भी इसे हम क्या कहते हैं, नॉट। अब इनको परफॉर्म करके देखते हैं। लाइक मुझे ए और बी में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए एंड बी। याद रखिए एंड ऑपरेशन में वी विल गेट रिजल्ट ट्रू इफ एंड ओनली इफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग लॉजिकल वेरिएबल हैज वैल्यू ट्रू। अगर मेरी इक्वेशन में यूज होने वाले सारे वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तभी एंड ऑपरेशन में आपका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। देख सकते हैं 0 0 बोथ 0 है, रिजल्ट विल बी 0 0 1, एक ट्रू एक फॉल्स, अगेन रिजल्ट फॉल्स। 1 0 रिजल्ट फॉल्स। 1 1 यहाँ पर ए और बी दोनों ही की वैल्यू ट्रू है, इसीलिए मेरा रिजल्ट क्या कंसिडर होगा, ट्रू कंसिडर होगा। यानी एंड ऑपरेशन में वी विल गेट रिजल्ट ट्रू ओनली इफ एंड ओनली इफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग वेरिएबल हैज वैल्यू ट्रू। नाउ और ऑपरेशन, इसे में हम a प्लस बी भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। और का रूल है इफ आइदर द पार्टिसिपेटिंग वेरिएबल हैज वैल्यू ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। 0 0 0 0 1, एक ट्रू एक फॉल्स। जैसे ही एक ट्रू हुआ और में रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। 1 0 1 1 1 1, यानी और में हमारा रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तभी फॉल्स होगा अगर मेरी सारी पार्टिसिपेटिंग वैल्यूज क्या हो, फॉल्स। ना नॉट ऑपरेशन, नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है, इट रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड टू परफॉर्म इट्स कैलकुलेशन एंड नॉट ऑपरेटर इज अ काइंड ऑफ इन्वर्टर। ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स को ट्रू में। मैंने कहा ए नॉट कैलकुलेट करना है, ए कॉलम को देखेंगे, स्टार्टिंग में 2 बार क्या है, फॉल्स, क्या हो जाएगा, ट्रू। और जहां पे ट्रू है वहां पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। दैट इज हाउ वी परफॉर्म नॉट ऑपरेशन। अब हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने कहा कि मुझे ट्रुथ टेबल कैलकुलेट करनी है, ए नॉट बी प्लस ए सी। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल है, ए बी सी। तो हमारी ट्रुथ टेबल में कितनी रोज होंगी, 2 raised to power 3 8, यानी 8 रो है हमारे पास। पहले वैल्यूज फिल करेंगे ए बी सी, अगेन राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करेंगे 6। जैसे मैंने पहले बताया जो राइट मोस्ट बिट होती है उसमें एक बार फॉल्स एक बार ट्रू। 0 1 0 1 0 1 0 1, 8 बार फिल कर दिए। नाउ बी, एक का डबल कितनी बार होता है, 2 बार, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। 0 0 1 1, 2 का डबल कितना होता है, 4, यानी एक कॉलम में 4 बार 0 और 4 बार 1। अब हमारे पास इक्वेशन जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है ए नॉट बी प्लस ए सी। हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो नॉट ऑपरेटर की होती है, फिर एंड की और फिर और। तो सबसे पहले हम ए नॉट कैलकुलेट करेंगे। ए नॉट, ए कॉलम को कंसिडर करेंगे, स्टार्टिंग में 4 टाइम्स क्या है, 0। नॉट क्या करता है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, यानी ए नॉट कॉलम में स्टार्टिंग में 4 टाइम्स 1 और उसके बाद 4 टाइम्स 0। ए नॉट कैलकुलेट हो गया। ना अब हमें कैलकुलेट करना है ए नॉट बी। ए नॉट बी कैलकुलेट करने के लिए ए नॉट कॉलम को देखिए और बी कॉलम को देखिए। ए नॉट कॉलम में 1 है, बी में 0 है, 1 0 0 1 0 0 1 1। ए नॉट में भी 1 है और बी में भी 1 है, तो 1 1 क्या हो गया आपका, 1। ए नॉट में अगेन 1 है, बी में भी अगेन 1 है, फिर से रिजल्ट 1। 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0। ए नॉट भी कैलकुलेट कर लिया। ए सी, अब हम कॉलम देखेंगे ए और सी का। 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1। ए सी भी कैलकुलेट हो गया। अब ए नॉट बी कॉलम और ए सी कॉलम के रिजल्ट के बीच में हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। याद रखिए और में क्या है, आइदर द वैल्यू इज ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। 0 + 0 0 0 + 0 0 1 + 0 1 1 + 0 1 0 + 0 0 0 + 1 1
0 plus 0 0, 0 plus 1 1. That is how we prepare truth table. उम्मीद है आपको ट्रुथ टेबल को क्रिएट करना, उसमें वैल्यू फिल करना समझ में। आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लॉजिक यूज। बुलियन अलजेब्रा में बेसिकली 3 ऑपरेशन होते हैं, नॉट एंड और उन 3 ऑपरेशंस को सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 गेट हैं, एंड के लिए, नॉट के लिए और के लिए। तीनों के सिंबल अलग अलग होते हैं। आपको याद रखना है कि एंड में आपको कौन सा सिंबल यूज करना है, नॉट में कौन सा और में कौन सा। नॉट गेट हमारा सिंगल इनपुट लाइन गेट है, इसमें हम 2 वैल्यूज कभी भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉट गेट का सिंबल होता है ट्रायंगल, और ट्रायंगल के आगे एक सर्कल। इसमें एक वैल्यू इन होगी और एक ही वैल्यू आउट होगी। अगर हम ए इन करेंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ए। एंड गेट को हम डी गेट भी कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल देखने में डी से मिलती है। ये मल्टी इनपुट लाइन गेट होता है, इसमें हम सिंगल वैल्यू कभी भी सेंड नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 2 वैल्यू सेंड करनी है और मैक्सिमम आप इसमें कितनी भी वैल्यू सेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 इनपुट लाइन लेती हूँ, एक से वैल्यू इन करती हूँ ए और दूसरी से वैल्यू इन करती हूँ बी, तो आई विल गेट द रिजल्ट ए एंड बी। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में पहले ही आपको एंड ऑपरेशन की ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करना बता चुकी हूँ। और के लिए सिंबल है आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल के एंड साइड में आपका कर्व होता है। ये भी आपका मल्टी इनपुट लाइन गेट है। अगर आपके पास एक सिंगल वैल्यू सेंड करना चाहे तो आप लॉजिकल और में ऐसा नहीं कर सकते। मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप कितनी भी वैल्यू इसमें दे सकते हैं। अगर मैं इसमें 2 इनपुट लाइन दे रही हूँ ए एंड बी, तो आई विल गेट द रिजल्ट ए प्लस बी। सपोज कीजिए आपको कहा जाता है प्रिपेयर द सर्किट फॉर द इक्वेशन ए नॉट बी प्लस ए सी। यहाँ पर देखिए आपके पास 3 इनपुट लाइन है। पहले तीनों इनपुट लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी सी। अब देखिए हमारे पास तो ए बी सी है, हमें चाहिए ए नॉट बी। अब ए को जब तक मैं नॉट में कन्वर्ट नहीं करूंगी तब तक इसे इक्वेशन में यूज नहीं कर सकते। हमने यहाँ से ए लाइन को लिया, इसे नॉट में कन्वर्ट करने के लिए नॉट गेट से पास किया, आई विल गेट द रिजल्ट ए नॉट। अब इसे एंड करना है बी से, तो यहाँ से हम बी को लेके आएंगे और दोनों लाइंस को हम पास कर देंगे एंड गेट से, तो आई विल गेट रिजल्ट ए नॉट बी। अब मुझे चाहिए ए सी, ए यहां से सी, और दोनों का पास किया हमने एंड गेट से। प्लस ऑपरेशन के लिए आपका कौन सा गेट है, और गेट। जब दोनों लाइन को आप और गेट में पास करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट ए नॉट बी प्लस ए सी। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द सर्किट। एग्जाम में कई बार आपको इक्वेशन सर्किट दे दिया जाता है और आपसे उसकी लॉजिकल इक्वेशन पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सर्किट दिया गया, ध्यान से देखिए, पहले ए और बी दोनों एंड गेट से जा रहे हैं, तो क्या वैल्यू हो गई ए एंड बी। अब जो रिजल्ट आया उसको हमने नॉट गेट से पास ऑन किया है, तो ये बन गया ए बी का होल नॉट। ठीक है, इतना पार्ट हुआ। अब सेकंड गेट को देखिए, बी लाइन से और गेट में वैल्यू जा रही है, यानी हम किसको भेज रहे हैं, बी को, और साथ में किसको भेज रहे हैं, सी को। और गेट से पास ऑन कर रहे हैं तो रिजल्ट हो गया बी प्लस सी। अब ए बी नॉट और बी प्लस सी दोनों को हमने कौन से गेट से पास किया है, एंड गेट से, तो ये बन गया आपका ए बी नॉट एंड बी प्लस सी। अब आगे इस रिजल्ट को हम फिर से कौन से गेट से पास कर रहे हैं, नॉट से, यानी पूरी इक्वेशन का नॉट। दिस इज हाउ वी फाइंड द लॉजिकल इक्वेशन ऑफ लॉजिक सर्किट। उम्मीद है आपको सर्किट ड्रॉ करना, इक्वेशन से सर्किट बनाना और सर्किट से इक्वेशन बनाने का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल गेट। हमारे पास 2 यूनिवर्सल गेट है,
NAND, NOR। इन दोनों गेट को हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज गेट्स वी कैन अचीव द रिजल्ट ऑफ एनी गेट। दैट्स व्हाई दीज गेट्स आर नॉन एज यूनिवर्सल गेट। बट सबसे पहले जानते हैं कि NAND और NOR गेट होते क्या है। AND गेट के रिजल्ट का निगेशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? NAND। और OR गेट का जो निगेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? NOR। पहले इन दोनों की ट्रुथ टेबल देखते हैं। ए बी का नॉट दैट इज NAND। अब यहाँ पर इक्वेशन में दो वेरिएबल है ए बी। पहले ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करते हैं। बी से स्टार्ट करते हैं 0 1 0 1 0 0 1 1। अब ए एंड एन में हम जानते हैं क्या कि जब दोनों ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए एंड बी आपका क्या कैलकुलेट होगा 0 0 0 1। ए बी का नॉट दैट इज NAND 1 1 1 0। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर NAND गेट। अब NAND गेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है? जो आपका AND गेट होता है यानी D गेट, उसके बाहर एक छोटा सा सर्कल लगा होता है जो इस बात का इंडिकेशन है कि दिस इज अ NAND गेट। NOR गेट जो आपका OR गेट होता है उसके बाहर एक सर्कल होता है, तो हम क्या समझ जाए ये क्या है आपका NOR गेट। NOR गेट की ट्रुथ टेबल देखेंगे। ए 0 0 0 1 1 0 1 1। ए प्लस बी 0 1 1 1। ए प्लस बी का नॉट 1 3 टाइम्स 0। यानी अगर मैं NOR गेट में से ए बी भेज रही हूँ, अगर मैं ए बी की वैल्यू भेजूंगी 0 0 तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1। और किसी भी सिचुएशन में हमें रिजल्ट ट्रू नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये तीनों गेट जो हैं ये यूनिवर्सल गेट कैसे हैं। इनकी हेल्प से हम बाकी गेट्स का रिजल्ट कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले कंसिडर करते हैं NAND गेट को। नॉट यूजिंग NAND। हम ये बात जानते हैं कि NOT गेट इज अ सिंगल इनपुट लाइन गेट। इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को सेंड नहीं कर सकते। लेकिन NAND हमारा मल्टी इनपुट लाइन गेट है, ये तो सिंगल वैल्यू के साथ काम करेगा नहीं। अगर मैं दोनों लाइन से A सेंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा NAND गेट्स के आउटपुट में A एंड A का नॉट। एंड वी नो इट एज पर द idempotent law A and A is equivalent to A, so the equation will become A naught। हमने NAND गेट यूज किया और रिजल्ट किसका मिला NOT गेट का। अब नेक्स्ट एंड यूजिंग NAND। A एंड B दोनों को हमने NAND गेट से पास किया तो वी विल गेट द रिजल्ट AB का होल नॉट। बट हमें तो AB चाहिए, नॉट इस पे एक्स्ट्रा है, नॉट हमें कैंसिल करना है। तो एक बार फिर से NAND गेट से हम इसे पास करेंगे। याद रखना दोनों इनपुट लाइन पे हम किसको भेजेंगे AB नॉट को। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा AB नॉट एंड AB नॉट का होल नॉट। अगेन एज पर द idempotent law AB का नॉट एंड AB का नॉट इज इक्वल टू AB नॉट। तो क्या बचा AB पर डबल नॉट और इन्वोल्यूशन लॉ से नॉट कैंसिल आ जाता है। आपका क्या बचा AB यानी AND गेट का रिजल्ट। हम देख सकते हैं कि हमने कौन सा गेट यूज किया NAND, लेकिन हमें रिजल्ट किसका मिल रहा है AND गेट का। अब देखते हैं OR गेट यूजिंग NAND। यहाँ पर देखिए कि जब हम NAND गेट यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है AB का नॉट। अगर मैं इस पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करूं देन इट इज इक्वल टू A नॉट प्लस B नॉट। यानी हम देख सकते हैं कि रिजल्ट ऑटोमेटिकली और ऑपरेशन में है, बट मुझे A प्लस B चाहिए और ये क्या है A नॉट और B नॉट। याद रखिए NAND में और OR में ऑपोजिट रिलेशन है। अगर मुझे NAND गेट से OR गेट इम्प्लीमेंट करना है तो रिजल्ट में अगर सिंपल वैल्यू चाहिए तो इनपुट नेगेटिव होगा और अगर रिजल्ट नेगेटिव चाहिए तो इनपुट सिंपल होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए A प्लस B, यानी रिजल्ट मुझे सिंपल में चाहिए। इसीलिए A और B दोनों को हम कैसे भेजेंगे नॉट गेट से। पहले A को NAND गेट में पास किया A एंड A का नॉट दैट इज इक्वल टू A नॉट। फिर B को NAND गेट से पास किया B एंड B का नॉट इज इक्वल टू B नॉट। अब दोनों को पास किया हमने NAND गेट से, इट बिकम्स A नॉट एंड B नॉट का होल नॉट।
जब हम इस पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम ए नॉट नॉट प्लस बी नॉट नॉट एंड एज पर द इन्वोल्यूशन लॉ नॉट से नॉट कैंसिल, हमारे पास इक्वेशन क्या बची ए प्लस बी। अगर हमें नॉर गेट बनाना हो यूजिंग नैंड तो देखिए और तो हमारे पास बन ही चुका है। अगर इस और के रिजल्ट को हम एक बार फिर से नैंड गेट से पास ऑन कर दें तो हमें मिलेगा ए प्लस बी का नॉट। दैट इज हाउ वी अचीव मल्टीपल गेट्स यूजिंग नैंड गेट, यानी एक ही गेट से हम सारे गेट्स का रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं नॉर गेट को, नॉट यूजिंग नॉट। अगेन नॉर भी हमारा मल्टी इनपुट लाइन गेट है, इसीलिए दोनों लाइन से हम किसको भेजेंगे ए को, तो वी विल गेट ए प्लस ए का होल नॉट। अगेन एज पर द इडम्पोर्टेंस लॉ ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन क्या बन गई ए नॉट। नॉर गेट किया यूज और रिजल्ट में क्या मिला नॉट गेट का रिजल्ट। अब और यूजिंग नॉट ए बी को हमने नॉर गेट से पास किया तो हमें मिला ए प्लस बी का नॉट, मुझे तो और चाहिए यानी ए प्लस बी। नॉट को कैंसिल करना है, अगेन एक बार फिर से इसे नॉर गेट से पास ऑन कर देंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस बी का होल नॉट प्लस ए प्लस बी का होल नॉट का होल नॉट। एज पर द इडम्पोर्टेंस लॉ ए प्लस बी का होल नॉट प्लस ए प्लस बी का होल नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल नॉट, यानी होल नॉट पे होल नॉट दो बार आ गया, नॉट से नॉट कैंसिल, क्या बचा ए प्लस बी यानी और गेट का रिजल्ट। एंड गेट यूजिंग नॉट ए प्लस बी का होल नॉट एज पर द डी मॉर्गन लॉ इज इक्वल टू ए नॉट एंड बी नॉट, यानी रिजल्ट ऑलरेडी एंड के फॉर्म में है बट मुझे चाहिए ए बी और यहाँ पर क्या है ए नॉट बी नॉट। यहाँ पर भी वही रूल एप्लीकेबल होगा कि जब हमें नॉर गेट से एंड गेट रिजल्ट अचीव करना है तो अगर रिजल्ट में सिंपल वैल्यू चाहिए तो इनपुट नेगेटिव होगा और नेगेटिव चाहिए तो इनपुट सिंपल होगा। मुझे चाहिए रिजल्ट ए एंड बी यानी सिंपल, इसीलिए इनपुट क्या होगा नेगेटिव, यानी ए को भी नॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बी को भी। ए को हमने नॉर गेट से पास किया बन गया ए नॉट, बी को हमने नॉर गेट से पास किया बन गया बी नॉट। अब इन दोनों को जब नॉर गेट से पास करेंगे तो वी विल गेट ए नॉट प्लस बी नॉट का होल नॉट। जब इस पे डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम ए नॉट नॉट एंड बी नॉट नॉट, नॉट से नॉट कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आ गया एंड गेट का। ऐसे ही नैंड गेट रिप्रेजेंट करना हो यूजिंग नॉट, एंड तो आ चुका है, नैंड क्या होता है एंड का नॉट, यानी इस एंड के रिजल्ट को अगर मैं एक बार फिर से नॉर गेट से पास ऑन कर दूं तो हमें रिजल्ट किसका मिलेगा नैंड गेट का। उम्मीद है आपको यूनिवर्सल गेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आया, वीडियो में बेटा मैं आपको बुलियन अलजेब्रा के कुछ लॉज और उन लॉज को कैसे प्रूव किया जाता है एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बुलियन लॉ में 0 और 1 की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बेटा याद रखिए जब आप किसी वेरिएबल को और करते हैं 0 से तो रिजल्ट ऑलवेज विल बी ए। कैसे, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या है 0 1, ए प्लस 0, ए की वैल्यू है 0, 0 प्लस 0 0, ए की वैल्यू है 1, 1 प्लस 0 1। आप देख सकते हैं कि a प्लस 0 का कॉलम इज इक्वल टू a, इसीलिए a प्लस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0 को हम लिख सकते हैं बच्चे a एंड 0 इज इक्वल टू 0। जब भी कहीं पे इक्वेशन पे अब हम किसी वेरिएबल को 0 से एंड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। बेटा याद रखिए एंड ऑपरेटर की प्रायोरिटी है कि बोथ पार्टिसिपेंट जो वेरिएबल्स हैं उन सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ओनली देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। अब एक वैल्यू जब फॉल्स हो चुकी है तो नो मैटर ए की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, आपका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। आप देख सकते हैं कि ए की पॉसिबल वैल्यू क्या है 0 एंड 1, तो जब मैं ए एंड 0 करती हूँ 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, यानी जब भी हम 0 को किसी भी वेरिएबल के साथ एंड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आपको किसके इक्विवेलेंट मिलता है 0 को। दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब प्रॉपर्टी देखते हैं 1 की। बेटा जब भी हम किसी वेरिएबल को और करते हैं 1 से तो रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे,
ए एक वेरिएबल है, इसकी दो पॉसिबल वैल्यू है, ए प्लस 1, 0 प्लस 1 1। बेटा प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है? और को। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि और ऑपरेटर में आइदर द वैल्यू इज ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। 1 प्लस 1 1, यानी जब हम किसी वेरिएबल को और करते हैं 1 से तो हमेशा रिजल्ट आपको किसके इक्विवेलेंट आता है? 1 का। यानी इस एक्सप्रेशन को मैं 1 से रिप्लेस कर सकती हूँ। a and 1 is always equivalent to a। बेटा एंड ऑपरेटर की तो प्रायोरिटी है ना कि दोनों वैल्यू ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू होगा। अब एक वैल्यू ट्रू हो गई है तो मेरा रिजल्ट सही आएगा या नहीं आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन ए। अगर ए ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स। इसीलिए ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? ए के। हम देख सकते हैं ए की वैल्यू 0 है, 0 एंड 1 0। ए की वैल्यू 1 है, 1 एंड 1 1। आप देख सकते हैं ये दोनों कॉलम एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए हम कह सकते हैं ए एंड 1 इज इक्विवेलेंट टू ए। यानी जब भी आपको इक्वेशन में कहीं पे ए एंड 1 गिवन है तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं ए से। स्ट्रेट तो ये हो गया। अब करते हैं प्रूव। बेटा कम्यूटेटिव लॉ को हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। दो वेरिएबल है, किसी भी एक लॉ को हम प्रूव कर सकते हैं। लाइक मैंने 1 लिया, दो वेरिएबल है ए बी, तो हमारी ट्रुथ टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी? 4। मैंने अपने ट्रुथ टेबल वाले वीडियो में आपको बताया था ना वैल्यू कैसे फिल करते हैं। लास्ट बिट को एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू। नेक्स्ट 1 का डबल कितना होता है? 2, ट्वाइस फॉल्स, ट्वाइस ट्रू। ए प्लस बी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 एंड 1 1। ठीक है। बी प्लस ए, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। आप देख सकते हैं दोनों कॉलम्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, तो हम a प्लस बी को b प्लस ए कह सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम अपने सेकंड कम्यूटेटिव लॉ a एंड b इक्वल टू b एंड a को भी प्रूव कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है बेटा हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में बेसिकली क्या होता है, जब हम मल्टीपल वेरिएबल में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो प्रायोरिटी आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये बात जानते हैं जब एक इक्वेशन में सेम प्रायोरिटी के मल्टीपल ऑपरेटर यूज हो रहे होते हैं तो लेफ्ट टू राइट में जो पहले आता है वही हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट आ जाता है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है। लाइक यहाँ पर हो तो और ही ऑपरेशन परफॉर्म रहा है, लेकिन मैंने बी प्लस सी की प्रायोरिटी ज्यादा कर दी है ब्रैकेट लगा के, और यहाँ पर ए प्लस बी की प्रायोरिटी ज्यादा कर दी है ब्रैकेट लगा के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इवेलुएट करें तो हमें आंसर सेम मिलेगा, क्योंकि जब सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो कैलकुलेशन आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए एंड बी एंड सी इक्वल टू ए एंड बी विद इन ब्रैकेट एंड सी। इसे भी हम ट्रुथ टेबल से ही प्रूव करते हैं। आप चाहे तो ट्रुथ टेबल बना के इसे प्रूव करके देख सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में इसका रिजल्ट इसके इक्विवेलेंट आएगा और इसका रिजल्ट इसके इक्विवेलेंट आएगा। यानी एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि अगर सेम कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है तो प्रायोरिटी आगे पीछे करने से रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। बेटा जब हम किसी वेरिएबल को उसी के निगेशन के साथ और करते हैं तो रिजल्ट आता है 1, और जब किसी वेरिएबल को उसी के निगेशन के साथ एंड करते हैं तो रिजल्ट आता है 0। इस लॉ को हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ए एक सिंपल वेरिएबल है, सिंगल, इसकी दो पॉसिबल वैल्यू है, ए नॉट। 0 का नोट क्या होता है 1 और 1 का नोट क्या होता है 0। अब अगर मैं करूं a प्लस ए नॉट, 0 और 1 1, 1 और 0 1, यानी a प्लस ए नॉट कभी भी आपका फॉल्स नहीं हो सकता, इसलिए a प्लस ए नॉट को हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। क्लियर? a एंड ए नॉट, a है 0 1 है ए नॉट, 0 एंड 1 0, a है 1 ए नॉट है 0, 1 एंड 0 0, यानी a एंड ए नॉट कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं a एंड ए नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज द
कॉम्प्लीमेंट लो। बात समझ में? नेक्स्ट लॉ है हमारा इडम्पोर्टेंट लॉ। इडम्पोर्टेंट लॉ का मतलब होता है कि जब हम सेम वेरिएबल के साथ कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट में वही वेरिएबल हमें मिलता है। a plus a is always equivalent to a and a is also always equivalent to a। ये भी हम किससे प्रूव करते हैं? ट्रुथ टेबल से। एक वेरिएबल है, इसकी दो पॉसिबल वैल्यू है, a plus a, 0 plus 0 0, 1 plus 1 1, यानी दोनों कॉलम सेम है। a and a, 0 and 0 0, 1 and 1 1, ये भी सेम है। यानी जब हम सेम वेरिएबल के साथ कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं वी विल गेट द सेम वेरिएबल एज रिजल्ट। समझ? नेक्स्ट लॉ है हमारा इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ का मतलब है कि अगर हम एक वेरिएबल का डबल नेगेशन करते हैं तो रिजल्ट में हमें वही नॉर्मल वेरिएबल मिल जाता है। यानी a का डबल नॉट इज इक्वल टू a। कैसे? एक वेरिएबल है a, इसकी दो पॉसिबल वैल्यू है, इसका हमने किया नॉट, वी विल गेट 1 0, है ना। अब नोट का फिर से नोट कर दिया तो रिजल्ट हमें क्या मिला? 0 1, बोथ आर सेम, इसीलिए हम कहते हैं डबल नॉट a इज इक्वल टू a। अगला लॉ है बेटा हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। a plus ab equivalent to a and a plus b is also equivalent to a। ये दो लॉज हैं आपके, कैसे प्रूव करें? पहले फर्स्ट लॉ लेते हैं। फर्स्ट लॉ में है a plus ab। बेटा आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन में a कॉमन है, मैंने लिया a कॉमन, क्या बच गया? 1 plus b। 1 plus b किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 के। a and 1 किसके इक्विवेलेंट होता है? a के। हैंस प्रूव्ड। सेकंड वाला देखते हैं, a and a plus b, इसको इक्विवेलेंट प्रूव करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, a and b, a and a plus a and b। हम ये बात जानते हैं a and a किसके इक्विवेलेंट है? a के प्लस ए बी। ए दोनों साइड को कॉमन हो गया, ए को कॉमन लिया, 1 प्लस बी। 1 प्लस बी किसके इक्विवेलेंट है? 1 के। ए एंड 1 किसके इक्विवेलेंट है? ए के। यानी हम दोनों लॉज को ए के इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं। दिस वाज द एब्जॉर्प्शन लॉ। एक और लॉ है बेटा आपका डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में आपकी इक्वेशन का होल नेगेशन होता है। a प्लस b का होल नॉट इज इक्वल टू a नॉट एंड b नॉट। a एंड b का होल नॉट इज इक्वल टू a नॉट प्लस b नॉट। दीज आर द टू डी मॉर्गन लॉज। इन्हें हम प्रूव कैसे करते हैं? बेटा ये मैक्सिमम टाइम आपको एल्जेब्रिकली ही प्रूव करने के लिए आता है। ट्रूथ टेबल से प्रूव करना तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन जब आपको इसे एल्जेब्रिकली प्रूव करना होता है तो बेटा एक बात याद रखिए, हम इसे डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसे हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट लॉ। याद है ना कॉम्प्लीमेंट लॉ कौन सा है? x प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, x एंड x नॉट इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई सा भी लॉ लेते हैं, मैंने 1 वाला लिया। लेट करते हैं कि जो a प्लस बी है वो क्या है? x। तो a प्लस बी का होल नॉट क्या है आपका? x नॉट। तो x प्लस एक्स नॉट किसके इक्विवेलेंट है? 1 के। यानी a प्लस बी प्लस a प्लस बी का होल नॉट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1, है ना। हम ये कह रहे हैं कि ये जो पोर्शन है इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। अगर मैं इसे इससे इंटरचेंज कर दूं तो भी मेरे इक्वेशन का आंसर क्या आना चाहिए? 1। इंटरचेंज करते हैं, a प्लस बी प्लस a नॉट एंड b नॉट। ठीक है बेटा, अभी हमने एसोसिएटिव लॉ में पढ़ा था कि जब सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो तो प्रायोरिटी आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ब्रैकेट लगाया। अब इस पूरे ब्रैकेट के साथ मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। इसे मैं प्लस करूंगी a के साथ b और b के साथ b, तो इक्वेशन बन जाएगी
ए प्लस बी प्लस ए नॉट, ठीक है। बीच में कौन सा ऑपरेटर है, एंड, ए प्लस बी प्लस बी नॉट, ठीक है। एज पर द कम्यूटेटिव लॉ वेरिएबल का सीक्वेंस आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए प्लस बी प्लस ए नॉट को अगर मैं कर दूं ए प्लस ए नॉट प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप देख सकते हैं बी प्लस बी नॉट, कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा 1, यानी ये बन गया ए प्लस 1। ए प्लस ए नॉट ये भी क्या हो जाएगा 1, ए प्लस 1 एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ 1 ये किसके इक्विवेलेंट है 1 के। 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। बेटा आपका डी मॉर्गन लॉ जब भी आता है तो आप दोनों में से किसी भी लॉ को कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं कि ट्रुथ टेबल से हम एसओपी या पीओएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और आपको इस तरह से ट्रुथ टेबल दी जाती है और इसके बिहाफ पर आपको एसओपी या पीओएस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। बेटा जब आपको एसओपी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, एफ ए बी सी इस तरह से लिखा गया, मतलब एबीसी आर द वेरिएबल्स एंड एफ इज द रिजल्ट कॉलम। ये टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन है और अब इसके बिहाफ पर हमें एसओपी ड्राइव करना है। एसओपी स्टैंड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में बेटा हम मिन टर्म्स यूज करते हैं। मिन टर्म्स का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम रिजल्ट कॉलम में देखते हैं कि कितने 1 है। 1 1 1, 3 1 मिले हमें रिजल्ट कॉलम में। दैट मीन्स जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें 3 मिन टर्म्स होंगी। अब मिन टर्म्स को फाइंड कैसे करते हैं बेटा, मिन टर्म के लिए रूल है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो उसके लिए नॉट कंसीडर होगा और 1 होगा तो सिंपल। जैसे यहाँ पर रिजल्ट कॉलम में 1 है तो ए की वैल्यू 0 है, बी की 0 है, सी की 1 है। जैसे कि मैंने कहा 0 का मतलब होता है नॉट, ए की वैल्यू 0 है तो ए नॉट, बी की वैल्यू 0 है तो बी नॉट, सी की वैल्यू 1 है तो सी। एक मिन टर्म आ गई, इनके बीच में एंड कंसीडर होगा, ठीक है। अब दूसरे 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल देखिए, ए की वैल्यू 1, बी की 0, सी की 0। ए की वैल्यू 1 है तो ए, बी और सी की वैल्यू 0 है तो उनके लिए आएगा बी नॉट एंड सी नॉट। थर्ड 1 देखिए, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है 0, तो बनेगा ए बी नॉट सी। जितने मिन टर्म्स थी वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें करना है इनका सम, तभी ये सम ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो हम तीनों मिन टर्म्स को इस तरह से लिखेंगे, ए नॉट बी नॉट सी प्लस ए बी नॉट सी नॉट प्लस ए बी नॉट सी। दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट। और अगर आपको एग्जाम में कहा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड करना है यूजिंग द ट्रुथ टेबल, बेटा उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब हमें प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो हम रिजल्ट में कंसिडर करते हैं 0 वैल्यूज को, ठीक है। और जहां जहां 0 मिलेगी उन पोजीशंस के लिए हमें मैक्स टर्म फाइंड करनी होगी। मैक्स टर्म का मतलब होता है बच्चे सम ऑफ वेरिएबल्स। जैसे अभी हमने एसओपी फाइंड आउट किया तो हम टर्म्स के बीच में एंड कर रहे थे, यहाँ पे हम टर्म्स के बीच में क्या करते हैं प्लस करते हैं। और रूल है 0 का मतलब होता है सिंपल और 1 का मतलब होता है नॉट। प्रोडक्ट ऑफ सम में रिजल्ट कॉलम में 0 को कंसीडर करेंगे। ये मिला हमें फर्स्ट 0, यहाँ पर ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 है। 0 के लिए सिंपल मतलब बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर 0 है, ए प्लस बी नॉट प्लस सी। बी की वैल्यू 1 है ना, तो क्या जाएगा बी नॉट ए प्लस बी नॉट प्लस सी। एक और 0 है, इसके लिए हमारा क्या है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। ए 0 है तो सिंपल एज इट इज, बी और सी की वैल्यू 1 है तो उनके लिए आ जाएगा नॉट, बी नॉट प्लस सी नॉट। अब नेक्स्ट 0 है, ए और बी दोनों 1 है और सी 0 है तो क्या बन जाएगा ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी। नेक्स्ट में ए बी सी तीनों ही आपके 1 है तो बनेगा ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट। सारे मैक्स टर्म्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना है इनका प्रोडक्ट ऑफ सम। सम हमारे पास है, इसका हमें करना है प्रोडक्ट। तो हम सारे टर्म्स को इस तरह से साथ लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी नॉट प्लस सी, ए प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी, फिर आएगा आपका ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचों टर्म हमारे पास है। ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कई बार क्वेश्चन इस तरह से न देकर आपको एसओपी या पीओएस दे दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली कॉरेस्पॉन्डिंग पीओएस एसओपी कैलकुलेट करने को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, ए बी नॉट सी प्लस ए बी नॉट सी नॉट प्लस ए नॉट बी नॉट सी। ठीक है, और अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग पीओएस फॉर द गिवन एसओपी। अब हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ट्रुथ टेबल से हम एसओपी पीओएस दोनों फाइंड करते हैं। जो टर्म एसओपी में पार्टिसिपेट करती हैं वो पीओएस में नहीं करती, और जो पीओएस में पार्टिसिपेट करती है वो एसओपी में नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज से हम ट्रुथ टेबल की एंट्री फाइंड आउट कर लेंगे। एसओपी में हम अच्छी तरह से जानते हैं नॉर्मल का मतलब होता है 1, नॉट का मतलब होता है 0। ये बन गई 101, 1 0 0 0 0 1। ये टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल ड्रॉ हो गई, और जो टर्म्स हमने फाइंड आउट किया इन्हें ट्रुथ टेबल से कट कर देंगे। 101 कट, 100 कट, 001 कट। यानी हमने एसओपी के टर्म्स को कैंसिल कर दिया। जो रिमेनिंग टर्म्स है वो किसकी है, पीओएस की है। हमारे पास है ए बी सी तीनों 0 है। पीओएस में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 0 का मतलब होता है नॉर्मल और 1 का मतलब होता है नॉट। एक टर्म आ गई, यहां पर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0। ए प्लस बी नॉट प्लस सी एंड तीसरी टर्म ए प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट, that is how we find POS from SOP। कई बार इक्वेशन में आपको POS दे देते हैं और आपको SOP फाइंड करने के लिए कहते हैं, वो भी हम ऐसे ही करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको गिवन है A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी नॉट, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी। ठीक है, सपोज करो एक और टर्म गिवन है ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट। ये पूरी इक्वेशन गिवन है पीओएस की और आपको एसओपी बनाना है। अगेन वही करेंगे, इससे नंबर फाइंड आउट करेंगे। पीओएस में हम जानते हैं नॉर्मल का मतलब होता है 0। दूसरी टर्म बनी 0 0 1 1 1 0 1 1 1, तीनों ही नोट है ना। तो जो ये नंबर्स आ गए हमने टेबल ड्रॉ की और टेबल से हम उन नंबर्स को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हमने टेबल ड्रॉ की और टेबल से हम इन नंबर्स को कैंसिल कर देंगे। 000 कैंसिल होगा, 001 कैंसिल होगा, 110 कैंसिल होगा, 110, 111 कैंसिल होगा। अब जो टर्म्स बच गई हैं, 4 टर्म बच गई, 4 कट गई, तो जो बची हुई टर्म्स है उनसे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एसओपी। एसओपी में हमें मिन टर्म चाहिए। मिन टर्म में 0 का मतलब होता है नॉट, 1 का मतलब होता है सिंपल, प्लस सेकेंड टर्म
A naught and B and C. A naught and B and C plus A B naught C naught plus A B naught C, दैट इज हम ट्रुथ टेबल से कैसे एसओपी पीओएस निकालते हैं, और अगर एसओपी गिवन है तो उससे पीओएस कैसे बनाते हैं, और पीओएस गिवन है तो उससे एसओपी कैसे बनाते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैप। के मैप से हमें सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए कहा जा सकता है। एग्जाम में आपका 4 वेरिएबल का के मैप आता है, इसलिए मैं 4 वेरिएबल के मैप ही आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। जब भी आपका 4 वेरिएबल का के मैप आता है तो इस तरह से 4x4 का हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम रोज एंड कॉलम्स की नेमिंग करते हैं। अगर आपके वेरिएबल्स का नाम है A B C D, तो बेटा स्टार्टिंग के 2 वेरिएबल्स को ले लीजिए रो में और बाद के 2 वेरिएबल्स को ले लीजिए कॉलम्स में। अब हम रोज की लेबलिंग करते हैं। बेटा यहाँ पर आपको लेबलिंग को याद रखना बहुत जरूरी है, और एक बात याद रखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम की लेबलिंग अलग अलग होती है। मैं सबसे पहले आपको एसओपी की लेबलिंग बता रही हूँ। A naught B naught, A naught B, AB AB naught, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी लेबलिंग काउंटिंग होती है बाइनरी में 0 1 3 2। 3 2 इसलिए होता है कि के मैप आपका ग्रे कोड को फॉलो करता है, जिसमें 2 बिट एक साथ चेंज नहीं हो सकती। आपका ग्रे कोड लिखने का तरीका होता है, जैसे 1 बिट का अगर हम बाइनरी कोड ग्रे कोड लिख रहे हैं तो 0 1 दोगे। अब इसके बाद जब 2 बिट होती है तो हम जानते हैं 2 बिट की 4 पॉसिबल वैल्यूज होती है। हम क्या करते हैं, 2 तो ये है, इसे रिवर्स कर देते हैं 1 0 राइट मोस्ट बिट, और उसके बाद जो पहले वाले बिट है 1 का दुगना कितना, 1 का डबल कितना होता है 2, ट्वाइस फॉल्स ट्वाइस ट्रू, हमारी ये लेबलिंग बनती है। जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट में मिन टर्म्स आते हैं, और मिन टर्म में 0 का मतलब होता है नॉट। A naught B naught, A naught B, AB AB naught। इसी तरह से कॉलम की भी लेबलिंग होगी, C naught D naught, C naught D, CD CD naught, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा बेटा, ये किसकी लेबलिंग है, एसओपी की। पीओएस में इसका ऑपोजिट होता है। पीओएस में आप ये बात याद रखिए कि जो आपकी एसओपी की लेबलिंग है, इससे एग्जैक्टली रिवर्स लेबलिंग होती है आपकी किसकी, पीओएस की। यानी अगर मुझे पीओएस में लेबलिंग करनी होती तो मैं क्या करती, A प्लस B, A प्लस B नॉट, यानी जो इसका गिवन है उसका ऑपोजिट। सिंपल है तो नॉट, एंड है तो और। A naught प्लस B naught, A naught प्लस B। बेटर रहेगा आप एसओपी की लेबलिंग को याद रखें, क्योंकि अगर आपको एसओपी की लेबलिंग याद है तो उसके अकॉर्डिंगली हम पीओएस की लेबलिंग क्रिएट कर सकते हैं, सीधा उसका कॉम्प्लीमेंट करके। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जो नॉट है उसे सिंपल कर देते हैं, और जो एंड है उसे हम क्या कर देते हैं, और कर देते हैं, तो हमें लेबलिंग मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, जो ये बॉक्सेस हैं इन्हें नंबरिंग देते हैं 0 1 3 2। बेटा आपको अभी मैंने बताया था कि यहां पर ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हुई है, तो उसी वजह से कॉलम के अंदर जो हम नंबरिंग देंगे वो भी इंटरचेंज होगी। 4 5 7 6, ऐसे ही जैसे वहां पे कॉलम में इंटरचेंज हुआ है, यहाँ पे रो में इंटरचेंज हुआ है, यानी 8 वाली रो यहां आ जाएगी। 8 9 11 10 12 13 15 14। इस लेबलिंग को आप अच्छे से याद रखिए। इतना करने के बाद आपको जो क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन में जो पोजीशंस गिवन है वहां पर हम 0 या 1 को प्लेस करते हैं। बेटा याद रखिएगा, अगर आपको एसओपी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो हम प्लेस करते हैं 1 को, और पीओएस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो हम प्लेस करते हैं 0 को। वैल्यूज प्लेस करने के बाद बात आती है ग्रुपिंग की। पहले मैं आप लोगों को ग्रुपिंग एक्सप्लेन कर देती हूं। हम 3 तरीके के ग्रुप क्रिएट करते हैं, पेयर, ग्रुप ऑफ 2, क्वाड, ग्रुप ऑफ 4, ऑक्टेट, ग्रुप ऑफ 8। बेटा सबसे पहले बात करते हैं
ऑक्टेट की। ऑक्टेट की पॉसिबिलिटी क्या है? अगर दो एडजेसेंट रो पूरी 1 है, यानी 8 1 या 8 0 एक साथ आ रहे हैं, तो ये आपका ऑक्टेट फॉर्म होगा। अगर दो पूरे के पूरे कॉलम 1 है, तो ये भी दो एडजेसेंट कॉलम्स, ये भी आपका क्या होगा? ऑक्टेट। अगर आपकी फर्स्ट रो एंड लास्ट रो वन 1 है, ये भी क्या बनेगा आपका? ऑक्टेट। अगर आपका फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम 1 1 है, तो ये भी क्या होगा आपका? ऑक्टेट होगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी किसकी है? ऑक्टेट की, यानी ग्रुप ऑफ 8 की। अब बात करते हैं क्वाड की। क्वाड का मतलब है ग्रुप ऑफ 4, यानी 4 एडजेसेंट 1। अब 4 एडजेसेंट 1 के पॉसिबिलिटीज क्या है? कंप्लीट रो, कंप्लीट कॉलम, दो एडजेसेंट रोज में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वाड की और पॉसिबिलिटीज की। सपोज कीजिए आपके चारों कॉर्नर्स पे 1 है, तो ये आपका क्वाड कंसीडर होता है। अगर आपके फर्स्ट रो और लास्ट रो में आमने सामने में इस तरह से 4 एलिमेंट आमने सामने आते हैं, तो ये भी आपका क्वाड होगा। फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम में इस तरह से, तो ये भी आपका क्वाड कंसीडर होगा। याद रखिएगा, जब कई बार पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि आपके क्वाड भी बनते हैं और ऑक्टेट भी बनते हैं। ऑक्टेट एंड क्वाड में हम हमेशा प्रेफर करते हैं ऑक्टेट को, और क्वाड और पेयर में हम प्रेफर करते हैं क्वाड को। ठीक है, अब पेयर की पॉसिबिलिटीज भी देख लेते हैं। दो एडजेसेंट 1, अप डाउन में 1, फर्स्ट रो लास्ट रो में, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम में आमने सामने में 1, आमने सामने में पहली रो और आखिरी रो में 1 आ जाए, तो भी आपका पेयर बनता है। बट कभी भी पेयर आपका डायगोनल नहीं बनता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एसओपी फाइंड करना है या पीओएस? अगर पोजीशंस के सामने सिग्मा लगा होगा तो एसओपी कैलकुलेट करना है, और पाई लगा होगा तो हमें कैलकुलेट करना है पीओएस। और आप अपने क्वेश्चन में वही वेरिएबल्स यूज करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। WXYZ है तो WXYZ, ABCD है तो ABCD, PQRS है तो PQRS, जो भी गिवन है वही यूज करेंगे। सपोज करो हमें इस तरह से गिवन है FPQRS, 0 1 3 2 2 3 7 8 9 12 14 15. Here we have given sigma, that means sum of product. 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करेंगे। लेबलिंग करना सिखाया था, पहले रोज में पहले 2 वेरिएबल, कॉलम्स में लास्ट के 2 वेरिएबल। P0 Q0, P0 Q, PQ, PQ0, R0 S0, R0 S, RS, RS not. अब नंबरिंग 0 1 3 2 4 5 7 6, ये नंबरिंग अच्छे से याद रखिएगा। 8 9 11 10 12 13 15 14। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें कैलकुलेट करना हो सम ऑफ प्रोडक्ट, तो जो गिवन पोजीशन होती है उसमें हम किसको प्लेस करते हैं? वंस को। 0 1 2 3 7 8 9 12 14 15। ठीक है,
हमें जो पोजीशन गिवन थी वहां पर हमने वैल्यूज प्लेस कर दी। अब बात आती है ग्रुप्स बनाने की। ये आपका एक क्वाड बन रहा है, ऑक्टेट की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है ना। अब बेटा जो ये लास्ट रो है इसमें दो एडजेसेंट वन है, दो एडजेसेंट वन है, तो इनके लिए हमारा पेयर भी पॉसिबल है। लेकिन हम फर्स्ट रो और लास्ट रो देखें तो क्वाड भी पॉसिबल है। तो जब पेयर और क्वाड दोनों पॉसिबल है तो वी ऑलवेज गो फॉर क्वाड। तो एक क्वाड ये बन गया आपका। अब बात करते हैं इन एलिमेंट्स की, इनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। एक पेयर, आमने और सामने में इनका पेयर बन रहा है, ठीक है, सारी ग्रुप हो गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। बेटा पेयर को सॉल्व करिए। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वाड को। क्वाड वन में हमारी कौन कौन सी पोजीशन यूज हो रही है, 0 1 3 2, 0 1 3 2। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। बेटा जब कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम यूज हो रहा होता है तो हम वो कॉलम की हेडिंग ले लेते हैं, रो की हेडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीट रो यूज हुई है तो हम इस रो की हेडिंग को आंसर में ले लेंगे, क्योंकि जब सारे ही कॉलम यूज हो गए हैं तो कॉलम से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड की। बेटा सेकंड क्वाड में आपके 2 रो यूज हुए हैं और 2 कॉलम यूज हुए हैं। आप पहले पोजीशन लिख लीजिए 0 1 8 9, ये क्वाड यूज हुआ है, यानी ये 2 रो यूज हुई। अब 2 रो यूज हो रही है क्वाड से तो एक एलिमेंट आएगा आपका क्वाड में, P0 Q0 PQ0। क्या कॉमन है, Q0। अब 2 कॉलम यूज हो रहे हैं, इन दोनों कॉलम्स में क्या कॉमन है, R0 S0 R0 S तो चेंज हो रहा है, R0 दोनों में सेम है। जब भी क्वाड सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2 वेरिएबल्स इन रिजल्ट, ठीक है, हमारे दोनों क्वाड सॉल्व हो गए। अब बात करते हैं पेयर की। सबसे पहला पेयर हम सॉल्व करते हैं पोजीशन 15 एंड 7 15। ये 2 रो यूज हो रही है, इन दोनों रोज में देखिए कॉमन क्या है, P तो चेंज हो रहा है, Q कॉमन है। दोनों एलिमेंट सेम कॉलम में है, यानी RS दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब लास्ट पेयर, लास्ट पेयर में पोजीशन है 12 14। दोनों ही एलिमेंट सेम रो में है, यानी PQ। दोनों एलिमेंट्स के कॉलम देखिए, R0 S0 RS0, क्या सेम है, S0। हमने सारे ग्रुप्स को सॉल्व कर लिया। अब इसे आंसर की फॉर्म में लिख देंगे, P0 Q0 प्लस Q0 R0 प्लस QRS प्लस PQ S0, ठीक है। यह एग्जाम्पल था बेटा आपका एसओपी का। एक एग्जाम्पल हम पीओएस का भी डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि एग्जाम में पीओएस बहुत कम चांस है कि आए। एक ग्रुपिंग के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कई बार हम अननेसेसरी ग्रुप बनाते हैं। पहले ऑक्टेट बनाएंगे, फिर उसी ऑक्टेट में 2 क्वाड बनाएंगे। बेटा हम रीग्रुपिंग सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट की तभी कर सकते हैं अगर हमारा कोई अनग्रुप्ड एलिमेंट बचा है। तो अगर हमारे पास कोई अनग्रुप्ड एलिमेंट नहीं बचा है तो हम रीग्रुपिंग नहीं करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि दूसरे एलिमेंट्स को ग्रुप करने के चक्कर में एक ग्रुप ऐसा आता है जिसके सारे एलिमेंट दूसरे ग्रुप के पार्ट बन जाते हैं। ऐसे ग्रुप को हम कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से गिवन है, ठीक है, आपने पहले बनाया ये क्वाड। अब यहाँ पे पेयर बन रहा है और इसके साथ इसका क्वाड भी बन सकता है, तो हम क्वाड को ही प्रायोरिटी देंगे। ये क्वाड बन गया। अगेन इसका पेयर भी बन सकता है और इसके साथ क्लब होके ये क्वाड भी बन सकता है। पर आप ये देखिए कि जो आपका रो वाला क्वाड था, आपके इस क्वाड के सारे एलिमेंट दूसरे ग्रुप के पार्ट बन गए, तो ऑटोमेटिकली ये रो वाला क्वाड आपका रेड्यूडेंट हो जाएगा, दैट मीन्स कैंसिल हो जाएगा। के-मैप का पर्पस होता है एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना, इसीलिए हम अननेसेसरी ग्रुप नहीं करते हैं। जब तक हमारे पास अनग्रुप्ड एलिमेंट होते हैं तभी तक हम ग्रुप करते हैं, रीग्रुप कर सकते हैं, और रीग्रुप भी अननेसेसरी नहीं करते हैं। और अगर ऐसा कोई ग्रुप हो जिसके सारे एलिमेंट दूसरे ग्रुप के पार्ट बन जाए, उसे हम कैंसिल कर देते हैं।
अब एक एग्जांपल पीओएस का भी देखते हैं। पोजीशंस गिवन है। पाई को देखते ही समझिएगा कि आपको कैलकुलेट करना है पीओएस। 0 1 2 3 5 6 7 8 4 5 6 7 8 12 14 15। ठीक है, अब हमें पीओएस कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपको एक लेबलिंग याद है तो उसके हेल्प से आप दूसरी लेबलिंग को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे एसओपी की लेबलिंग सपोज करो याद है, तो उसे हम पेंसिल से लिख लेंगे साथ में। पी नॉट, क्यू नॉट, पी नॉट, क्यू, पी क्यू, पी क्यू नॉट। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग सामने इसे रिवर्स कर देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट P प्लस क्यू, P प्लस क्यू नॉट, P नॉट प्लस क्यू नॉट, P नॉट प्लस क्यू। ऑपोजिट मिल गया, एक साइड का मिल गया तो उसके अकॉर्डिंगली बाद में हम रो का भी फाइंड आउट कर देंगे। सेम यही चीज आपके आरएस के लिए यूज हो जाएगी। बाद में आप पेंसिल से उस लेबलिंग को इरेज कर दीजिए। आर प्लस एस, आर प्लस एस नॉट, आर नॉट प्लस एस नॉट, आर नॉट प्लस एस। ठीक है, अब जो पोजीशन, पहले हमें पोजीशन भी देनी होंगी। 0, पोजीशन को छोटा छोटा लिखे, उसका कोई रोल नहीं होता है सिवाय ग्रुपिंग करने के, तो उन्हें कॉर्नर में स्मॉल स्मॉल लिखे। 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10। आप लोग सोच रहे होंगे बचपन से अभी तक जो काउंटिंग सीख रहे हैं उसको तो मैडम ने बिल्कुल रिवर्स कर दिया, बट उसको रिवर्स करने का रीजन है ग्रे कोड। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बताई। पाई है यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, तो गिवन पोजीशंस पे प्लेस करेंगे 0, 0 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, 5 पे 0, 6 पे 0, 7 पे 0, 8 पे 0, 12 पे 0, 14 पे 0 एंड 15 पे 0। ठीक है, अब जरा आप गौर से देखिए कि दो कंप्लीट रो आपकी पूरी पूरी 0 है। इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्टेट। ठीक है, अब बेटा ये दो एलिमेंट इनका पेयर बन सकता है, बट इससे ऊपर वाली रो के साथ अगर हम क्लब करें तो ये क्वाड बन सकता है। ये दोनों भी पेयर बन सकते हैं, बट ऊपर के साथ अगर इसे रिलेट करें तो पूरा कॉलम आपका 0 है, तो क्वाड बन सकता है। पेयर और क्वाड में हम हमेशा क्वाड को ही चूज करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास 3 ग्रुप बने, एक ऑक्टेट और 2 क्वाड। ऑक्टेट को जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट में मिलेगा 1 वेरिएबल, और क्वाड को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट में मिलेगा 2 वेरिएबल। पहले ऑक्टेट को सॉल्व करते हैं। ऑक्टेट की पोजीशंस लिख दीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशंस लिख दी। अब इसका आंसर बेटा, ऑक्टेट में 2 रो यूज हो रही है। इन दोनों रोज में क्या कॉमन है? P। कॉलम में तो कुछ भी कॉमन निकलेगा ही नहीं क्योंकि सारे कॉलम यूज हो गए। नाउ क्वाड 1, क्वाड 1 की पोजीशन देखिए 6 7 15 14, 6 7 14 15। 2 रो यूज हुई। इन दोनों रोज में क्या कॉमन है? क्यू नॉट प्लस 2 कॉलम यूज हो रहे हैं। इन दोनों कॉलम्स में क्या कॉमन है? आर नॉट। ठीक है, क्वाड भी सॉल्व हो गया। सेकंड क्वाड पोजीशन है 0 4 8 12। सारा का सारा कंप्लीट कॉलम यूज हो रहा है, यानी रो में से तो कुछ भी कॉमन आएगा ही नहीं। सिर्फ क्या मिलेगा आपको? आर प्लस एस। टर्म्स आ गई। अब इसे आंसर की फॉर्म में लिख देंगे। P and Q naught plus R naught and R plus S. This is how we solve K-map based question. उम्मीद करते हो आपको समझ में आया।